नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है इनफिल्ट्रेशन, अंतःस्यंदन। जल की मृदा के रंध्रों से होकर नीचे जाने की प्रक्रिया इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। मतलब जो वाटर है ना, उसकी कुछ मात्रा मृदा के पोरस या रंध्रों से नीचे वो चला जाता है, पानी जमीन के नीचे, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। देखो, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नदी, समुद्र, झील आदि की सतह से पानी वाष्प में चेंज हो जाता है। वाष्पीकरण के पश्चात जल वाष्प हवा द्वारा बादल के रूप में वायुमंडल में ले जाया जाता है। वाष्पीकरण के पश्चात जल वाष्प है ना, वो हवा के द्वारा बादल के रूप में वायुमंडल में ले जाया जाता है, जहाँ पर यह संघनित या कंडेंसेंट हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, मतलब कंडेंस्ड हो जाता है। वाष्पीकरण दोबारा देखेंगे। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें नदी, समुद्र, झील आदि की सतह से पानी वाष्प में चेंज हो जाता है। ठीक। और वाष्पीकरण के पश्चात जल वाष्प हवा द्वारा बादल के रूप में वायुमंडल में लिया जाता है। ठीक। जहाँ पर यह संघनित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। तो सापेक्षिक आर्द्रता को वास्तव में वायु में जल वाष्प की मात्रा तथा किसी विशेष तापमान पर संतृप्ति के लिए आवश्यक जल वाष्प की अधिकतम मात्रा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? वायु में जल वाष्प की मात्रा, मतलब ऊपर देखा ना, तापमान पर वाष्पदाब अपन तापमान पर संतृप्त वाष्पदाब का रेशियो। दोबारा देखो, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? ये वास्तव में वायु में जल वाष्प की मात्रा तथा किसी विशेष तापमान पर संतृप्ति के लिए आवश्यक जल वाष्प की अधिकतम मात्रा का रेशियो होता है सापेक्षिक आर्द्रता। अब है वर्षा, वर्षण, प्रिसिपिटेशन। ये क्या होता है? प्रिसिपिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जल पृथ्वी पर बारिश, ओस, बर्फ और ओला के रूप में गिरता है। वर्षा मतलब जलीय चक्र के परिवहन संगठन। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ जो चित्र दिया है जलीय चक्र, जो जल चक्र हमारा है, जो वाटर का साइकिल है, वो किस तरह चलता है। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है या जल चक्र किस तरह से काम करता है। देखो, जल चक्र शुरू कहाँ से होता है? प्रिसिपिटेशन से, मतलब वर्षा से। प्रिसिपिटेशन मतलब ओस, ओला, वर्षा, इसके माध्यम से जल जो बहता गिरता है सरफेस पर, तो वहाँ पर एक स्ट्रीम फ्लो बहता है। कुछ जल तो स्ट्रीम फ्लो के माध्यम से, रन ऑफ के माध्यम से सतह पर बह के चला जाता है। कुछ जल अंदर ये इसको मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से अंदर चला जाता है। जो फिर यही जल वापस से इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के माध्यम से आसमान में वापस चला जाता है। यही प्रोसेस चलता रहता है बार बार, ये जल चक्र होता है। ठीक है, वर्षा हुई, कुछ जल बह के निकल गया रन ऑफ के माध्यम से, स्टीम फ्लो के माध्यम से, कुछ जल अंदर चला गया जमीन के अंदर, कुछ जो बचा बाकी फिर से यही जल जो है उसके माध्यम से, इसके माध्यम से पौधों के द्वारा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होकर ऊपर चला जाता है। ठीक, ये सब होता है। अगला चित्र देख लेते हैं। ये अगला जो चित्र है इस थोड़ा समझेंगे, थोड़ा टफ है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड और ओशियन, समुद्र, इनका क्या रोल है इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ, इन सब के साथ। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, समझो। वर्षा को प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण को इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्षा और वाष्पीकरण के बीच संबंध देखो। महासागरों पर वाष्पीकरण की दर वर्षा की दर से अधिक होती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा है वर्षा से। ठीक है ना, वर्षा मतलब प्रिसिपिटेशन, इवेपोरेशन वाष्पीकरण। ध्यान दो मेरी बात दोबारा से। इस समीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महासागरों पर जो वाष्पीकरण की दर है ना, वो वर्षा की दर से ज़्यादा होती है। इसका अर्थ है देखो कि महासागरों में जितना जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है ना, उससे कम जल सीधे वर्षा के रूप में महासागरों पर गिरता है। इस समीकरण का मतलब ये हो गया। ठीक, अगला, तो जब ये कंडीशन आ गई तो अपवाह क्या होगा फिर? अपवाह, पृथ्वी के अपवाह, जिसे रन ऑफ कहते हैं, आर, ठीक, का जल अंततः महासागर में वापस मिल जाता है। इस कंडीशन, इस समीकरण के अकॉर्डिंग
क्या होता है, अगवा का जो जल है ना वापस से महासागर में चला जाता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के बारे में लाइन देखो, वर्षा और वाष्पीकरण के भी संबंध देखना है। अगर कंडीशन ये वाली आ जाती है, वर्षा ज़्यादा है, एवापोरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब है पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है। तो पृथ्वी पे ऐसा होता है, वर्षा ज़्यादा, एवापोरेशन कम। देखो, पृथ्वी पर वर्षा पी की दर वाष्पीकरण ई की दर से अधिक होती है। पृथ्वी पर वर्षा ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण कम होता है। इस समीकरण का ये मतलब है, ठीक है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जितना जल वर्षा के रूप में गिरता है, उससे कम जल वाष्प बनकर वायुमंडल में वापस आता है, ठीक। चलो यहाँ देख लो जल का विभाजन परसेंटेज में। देखो, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली कुल वर्षा 100% को दो भागों में बांटा गया है। पहला, एक वाष्पीकरण के रूप में, दूसरा रन ऑफ के रूप में, अपवाह के रूप में। देखो, वाष्पीकरण क्या कहता है, 61% जल वाष्प बनकर वायुमंडल में वापस चला जाता है, ठीक। यह वाष्पीकरण और इवेपोरेशन का कॉम्बिनेशन है। वाष्पोत्सर्जन भी आता है, वाष्पीकरण, दोनों से जल 61% चला जाता है। और रन ऑफ मतलब बह के जो बह जाता जल की बात कर रहा है, अपवाह, शेष 39% जल नदियों के माध्यम से, धाराओं के माध्यम से, ठीक है, और भूजल के माध्यम से बहकर वापस महासागर में चला जाता है। ये कहानी थी इसकी, पूरे चित्र की, ठीक है। ये चित्र में पढ़ लेते ना इसकी। अगला पॉइंट अब हमारा है जल विज्ञान चक्र समीकरण। जल विज्ञान चक्र समीकरण क्या है, ये होता है प्रेसिपिटेशन इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ, वर्षा इक्वल टू वाष्पोत्सर्जन प्लस अपवाह, ये समीकरण होता है जल विज्ञान चक्र का समीकरण, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइंस सर्कल साइकिल क्या है ये, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का इक्वेशन, ठीक। तो कोई यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये जल बजट समीकरण, वाटर बजट और हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है पूरा ये और नीचे तक पूरा। इसको हम एआई की मदद से समझेंगे, ठीक है, एआई की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। देखो, देखिए देखिए ये रहा जल बजट समीकरण होता क्या है, वो खुले अपनी देखते चलना। देखो, जल बजट समीकरण जल विज्ञान चक्र की विभिन्न अवस्थाओं या फेजेस में निरंतरता सिद्धांत को व्यक्त करता है। मतलब जो जल बजट इक्वेशन है वो जल विज्ञान चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कंटिन्यूटी प्रिंसिपल को व्यक्त करता है। किसको, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल को, ठीक। और याद रखना, ये जो जल बजट समीकरण है ना, इसमें लिखा हुआ है किताब में, यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। और द्रव्यमान संरक्षण होता है क्या, देखो पढ़ो, यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एक परिभाषित क्षेत्र में जल की मात्रा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब समीकरण दे रखा है नीचे, क्या समीकरण दिया है, मूल समीकरण दिया है कि एक दिए गए वाटर कैचमेंट एरिया के लिए किसी समय अंतराल के लिए समीकरण बताना है आपको, ठीक है। तो समीकरण होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू स्टोरेज, ठीक है। इनफ्लो का मतलब है कि वह जल जो सिस्टम में प्रवेश करता है, जैसे वर्षा का जल हो गया। आउटफ्लो का मतलब होता है वह जल जो सिस्टम से बाहर निकलता है, जैसे वाष्पीकरण अपवाह के द्वारा, ठीक है। मतलब बड़ जल इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का अंतर बराबर स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, सिस्टम में संग्रहित जल की स्टोरेज, ठीक है, ये होता है। तो हो गया ना इनपुट, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इसको स्टोरेज। अब इसका एक जनरलाइज इक्वेशन भी होती है, जैसे पी माइनस आर, PRETG सबका अंतर बराबर डेल्टा एस, ठीक है। तो आरेख में जल बजट के घटकों को सम्मिलित करते हुए एक सामान्य समीकरण दिया गया है, PRETG इक्वल टू डेल्टा एस। अब सबके मतलब याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो, पी मन होता है टोटल प्रिसिपिटेशन, कुल वर्षा, ठीक। यहाँ पे आर क्या है, नेट रन ऑफ है, ठीक। और ई है टोटल इवेपोरेशन, टी है टोटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। और जी क्या है, नेट ग्राउंड वाटर फ्लो। और डेल्टा एस हो जाएगा नेट स्टोरेज इंक्रीज, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ शर्तें, अब प्रवाह और भंडारण शर्तें। देखो,
अगर अगर इनफ्लो की वैल्यू, देखो क्या कह रहा है, जल ग्रहण क्षेत्र के लिए 3 स्थितियां बताई गई हैं। ठीक है, जल वाटर स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोरेज की 3 कंडीशन होती हैं। पहली, स्टोरेज में वृद्धि कब होगी बताइए, जब इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से ज़्यादा होगी। ठीक है, इस कंडीशन में डेल्टा एस की वैल्यू धनात्मक होती है, याद रखना। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से कम होगी। ठीक, तो उस कंडीशन में स्टोरेज कम होगा। ठीक, स्टोरेज में कम होगा, नेगेटिव हो जाएगा स्टोरेज। एक तीसरी कंडीशन भी होती है स्टेडी स्टेट। इसमें क्या होता है, इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में जो स्टोरेज है ना, वो डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो जाती है। थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से ना कुछ और इक्वेशन दे रखे हैं बहुत सारे। देखो क्या कह रहा है, जल बजट समीकरण के विशिष्ट अनुप्रयोग। देखो, जल बजट समीकरण को किसी भी वाटर बॉडीज या सिस्टम के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक, जैसे पहला इक्वेशन है, किसी जल निकाय या वाटर बॉडी के लिए क्या इक्वेशन होती है, पी प्लस आई माइनस जी माइनस ई बराबर डेल्टा एस। ठीक, अगला है सी, सरफेस फ्लो के लिए क्या होता है इक्वेशन, पी प्लस आई, सरफेस फ्लो के लिए पी प्लस आई, गलत दे रखा है यार, एक सेकंड रुको, ये रहा। सरफेस फ्लो के लिए होता है पी प्लस आई जी माइनस ओ माइनस ई माइनस टी बराबर डेल्टा एस। पूछा नहीं जाएगा, बस पूछ भी सकता है, पढ़ लो एक बार। अंडरग्राउंड फ्लो के लिए होता है आई जी प्लस आई एन माइनस ओ जी माइनस ओ एस बराबर टी डेल्टा एस। ठीक, रन ऑफ और प्रिसिपिटेशन की होता है रन ऑफ आर इजकल टू पी माइनस ई। ठीक है,